कल हम लोग केंद्र राज्य संबंध के प्रशासनिक संबंध या कार्यकारी संबंध को पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या क्या संबंध होते हैं वो पढ़ा गया था। आज प्रशासनिक अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, उसी प्रशासनिक संबंध में थोड़ा सा बचा है। तो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब हुआ कि ये जो सेवाएं होती हैं वर्तमान में 3 ही हैं। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन होता है वो राज्यसभा के अनुमोदन पर संसद द्वारा किया जाता है। तो वर्तमान में 3 सेवाएं हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS जिसको कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा IPS कहते हैं, और भारतीय वन सेवा IFS जिसको कहते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मतलब IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भारतीय वन सेवा। ये 3 सेवाओं का सृजन किया गया है। चौथी सेवा भारतीय चिकित्सा सेवा का सृजन किया गया लेकिन मान्यता नहीं मिल पाई। तो अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं होती, अखिल मतलब पूरे भारत में जो काम करती हैं, इनकी नियुक्ति, जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं इनकी नियुक्ति और प्रशिक्षण जो होता है वो केंद्र सरकार या संघ करता है। ठीक, ये कार्य कहाँ करते हैं? तो केंद्रीय स्तर पर भी करते हैं और राज्य स्तर पर भी करते हैं, दोनों जगह से कार्य करते हैं। अब अगर इन पर जो तात्कालिक नियंत्रण होता है वो राज्यों का होता है। जैसे राज्य में नियुक्ति हुई है तो इनका तात्कालिक नियंत्रण किसका होगा? राज्य का होगा। लेकिन दीर्घकालीन नियंत्रण किसका होता है? केंद्र का। क्यों? क्योंकि केंद्र द्वारा ही प्रशिक्षित और नियुक्त किए गए हैं ये। केंद्र सरकार इन्हीं के द्वारा राज्यों पर नियंत्रण भी रखती है। ठीक है, तो ये 4-5 प्रकार की होती हैं। एक व्यक्ति थे राजमन्नार आयोग, 1969 में राजमन्नार आयोग का गठन किया गया कि प्रशासनिक संबंधों के बारे में कुछ सुझाव दीजिए। तो उन्होंने सुझाव दिया कि IAS और IPS जो सेवाएं हैं इनको समाप्त कर दिया जाए, इनको खत्म करने की बात की थी। तो केंद्र राज्य संबंधों में एक ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है राज्यों को नियंत्रित करने और केंद्र का केंद्रानुमुखी होने पर। ये कुछ चीज़ें और हैं। उसके बाद एकता राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है राज्यों, और इसमें विवाद बहुत होते रहते हैं। तो पहले एक एक का पढ़ते हैं। ये हम प्रशासनिक पढ़ रहे हैं, प्रशासनिक में सेवाएं आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि प्रशासन के द्वारा, सेवाओं के द्वारा ही केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, और इसकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम से होती है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, केवल यही इतना 2-3 चीज़ें हैं। ठीक, तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, आपने सुना होगा ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाएं। तो ये कौन सी होती हैं? ये केंद्र और राज्य सेवाओं के अतिरिक्त होती हैं। केंद्र में अलग होते हैं, राज्य में अलग होते हैं, उसके अलावा ये होती हैं। ठीक है, अब इनकी चयन और प्रशिक्षण कौन करेगा? केंद्र या संघ कराएगा। और नियुक्ति कहाँ होगी? तो केंद्र और राज्य दोनों जगह। तो पहले इसका सृजन कैसे हो, बनती कैसे है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये राज्यसभा के प्रस्ताव पर इनका सृजन कौन करता है? संसद करती है। ठीक, इसको राज्यसभा के प्रस्ताव पर संसद द्वारा सृजन होगा। सृजन मतलब बनाई जाती हैं। ठीक, तो आज तक अभी 3 बनाई गई हैं, IAS, IPS और IAFS। ठीक है, कर सकती है राज्य। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करेगा? संसद करेगी। किसके कहने पे करेगी? राज्यसभा के कहने पे करेगी। ठीक, अभी तक कितनी हुई हैं? 3 हुई हैं। 1/4 हुई थी जो नहीं हो पाई। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए इनका चयन कौन करता है? चयन और प्रशिक्षण कौन करता है? तो संघ कराता है। ठीक, नियुक्ति कहाँ होगी इनकी? संघ और राज्य दोनों स्थान पर। ठीक है, ये हो गया किसका? अखिल भारतीय सेवाओं का। अब
जब राज्य सरकार के अधीन, केंद्र के अधीन है तो वो तो वहीं का मामला है, लेकिन अब मामला आता है राज्य पर, नियंत्रण कैसे हो रहा है कार्यकारी। तो जब ये सेवाएं राज्य के अधीन काम करती हैं, जब अखिल भारतीय सेवाएं राज्य के अधीन काम करती हैं, कार्य करती हैं, तो तात्कालिक नियंत्रण राज्य का, ठीक, राज्य का, और दीर्घकालिक संघ का। तात्कालिक नियंत्रण राज्य का तथा दीर्घकालिक नियंत्रण केंद्र का होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग अगर करना है तो राज्य करेगा, लेकिन निलंबन सस्पेंशन करना है तो संघ करेगा। ठीक, ये काम किसका हो गया। ये कौन सी सेवाएं होगी, अखिल भारतीय। वर्तमान में 3 है। वर्तमान में कितनी, तो वर्तमान में 3 है। तो पहला है भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसको कहते हैं IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में कि निम्न में कौन अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है। अखिल भारतीय, अब उसमें देखिएगा IFS ये है, और भारतीय विदेश सेवा उसको इंडियन फॉरेन सर्विस IFS वो भी बनता है। ठीक, तो इसको भी दे सकते हैं, भारतीय विदेश सेवा IFS उसको भी दे सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 3 ही हैं यही। उसमें पूछता है कि कौन सी नहीं है, तो 3 तो ये रहेंगी, चौथी जो होती है वही अलग कर देता है। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता रहता है, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं कौन सी नहीं है, वो भारतीय अखिल भारतीय सेवा कौन सी नहीं है। ठीक, ये इतना हो गया। ठीक है, एक व्यक्ति थे, कौन, राजमन्नार। आयोग ने इन्हें समाप्त करने की सिफारिश की। ठीक, ये किए थे, इसका लागू नहीं हुआ। ठीक है, ये तो था केंद्र राज्य का प्रशासनिक संबंध। अभी कुछ और चीज़ें हैं जो प्रशासनिक संबंधों को निर्धारित करते हैं। तो कैसे, तो केंद्र राज्य जो समन्वय दोनों में समझौता करवाती हैं। ठीक, तो वो संस्थाएं हैं, केवल मैं संस्थाएं लिख रहा हूँ। केंद्र राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने वाली, समन्वय स्थापित करने वाली संस्थाएं। ठीक, तो नीति आयोग जानते हैं, नीति आयोग, नीति आयोग करता है। ठीक है, तो पहला नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, विश्व विद्यालय
अनुदान आयोग, यूजीसी सुने हो? हाँ, क्षेत्रीय परिषद, ये सब समन्वय स्थापित करते हैं। केंद्र राज्यों के बीच जो विवाद होता है तो उसमें बातचीत करती हैं और सामंजस्य स्थापित करती हैं। देखिए कहीं कहीं चुनाव होता है तो पैकेज दे दिया जाता है राज्यों को। जब केंद्र पर बहुमत नहीं होता है तो कुछ लोगों को मिलाना होता है तो उनको बहुत बड़ा पैकेज दे दिया जाता है राज्यों को, है ना। तो वो इसी ये सारी चीज़ें उनमें समन्वय स्थापित करती हैं कि मेरी सरकार हो ना हो, एक नॉर्मली चलता रहे, विकास सबका होता रहे। जितने विश्वविद्यालय काम करते हैं वो यूजीसी के अंतर्गत काम करते हैं, तो सारे विश्वविद्यालय कार्य करते रहने चाहिए। ये तो कौन था, जो सामंजस्य समन्वय स्थापित कर रहे हैं, ठीक है, वो संस्थाएं हो गई। एक और होती है सम्मेलन। ये यहाँ से प्रश्न पूछा गया, इस वजह बता रहे हैं, नहीं बहुत ज़रूरी नहीं है। तो कुछ सम्मेलन भी समन्वय स्थापित करते हैं। जैसे राज्यपालों का सम्मेलन जो होता है, पूरे भारत में जितने राज्यपाल हैं सबका एक सम्मेलन होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, समझ रहे हैं। ऐसे तो जो राज्यपालों का सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, ठीक। इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री करता है, ठीक। फिर गृह मंत्रियों की, सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का सम्मेलन होता है, उसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है। सभी राज्यों के मुख्य सचिव, सभी राज्यों के सचिवों का सम्मेलन होता है तो उसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करता है। तो ये कुछ प्रमुख सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता है। तो इसमें एक दो जानिएगा। पहला है राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक। और मुख्यमंत्री वाला प्रधानमंत्री कर देगा, गृह मंत्री वाला गृह मंत्री कर देगा, ठीक है। लेकिन सचिवों वाला जो होता है, सचिव वाला, उसका कैबिनेट सचिव करता है, मुख्य कैबिनेट सचिव उसके सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। ये इतनी बात थी, ठीक। ये था प्रशासनिक संबंध में, थोड़ा सा बचा था प्रशासनिक सीमाएं क्या होती हैं, बस ये सब समन्वय स्थापित करते हैं। सम्मेलन में राज्यपालों का कौन करेगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों का प्रधानमंत्री, गृह मंत्रियों का गृह मंत्री और सचिवों का कैबिनेट सचिव, ठीक, या मुख्य सचिव, ऐसे। अब आते हैं वित्तीय संबंध पे। सारा विवाद जो होता है केंद्र और राज्य के मध्य वो पैसे को लेकर होता है, वित्त को लेकर होता है। तो कैसे राज्यों को पैसा दिया जाता है, कैसे क्या होता है, ये देखते हैं। तो वित्तीय संबंध में दो पहली कंडीशन ये होती है कि केंद्र और राज्य के मध्य जो कर होते हैं, जितने टैक्स लग रहे हैं, उनका बंटवारा कैसे होगा, ठीक। तो आपने सुना होगा एक वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग हर 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। तो वो निर्धारित करता है किसको कितना टैक्स मिलेगा या किसको कितना वित्त मिलेगा। तो कौन कौन से हैं यही हम लोग देखते हैं। तो पहले आते हैं वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य का वित्तीय संबंध। तो आपको पता होगा ये भाग नंबर 12 में है, अनुच्छेद नंबर 268 से 293 तक है, यही है अनुच्छेद 268 से 293, पहला अध्याय है ये, ठीक। तो कैसे होता है, वित्त आयोग के सुझाव पर, ठीक है। तो वित्त आयोग के सुझाव पर केंद्र या संघ, ठीक, राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा, ठीक, इन्हीं के सुझाव पे होता है। अब एक एक देखते हैं। पहला तो कौन कौन से, अब ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से टैक्स केंद्र सरकार लगाती है, कौन कौन से राज्य सरकार लगाती है। तो सीमा, सेवा, आय, उपहार, सीमा शुल्क, सेवा शुल्क, सेवा कर, आय कर और उपहार कर, ये 4 लगाती है कौन, केंद्र सरकार, ठीक। तो केंद्र कौन लगाता है, सीमा, सेवा, आय, ये 3 मुख्य होते हैं।
सीमा कर, सेवा कर, आयकर, सब में कर लगा दीजिएगा। ठीक, ये 3 लगा दिए। और राज्य कौन लगाता है? तो निगम कर। राज्य पे आते हैं भू राजस्व, विद्युत उपभोग, ये सब का भू राजस्व कर। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, कौन सा केंद्रीय कर नहीं है या कौन सा राज्यों का कर नहीं है? भू राजस्व पर विद्युत उपभोग पर कर, 2 हो गए, ये राज्यों का कर है। मनोरंजन कर, पथ कर, विक्रय कर, ये कुछ कर हैं जो राज्य द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक, अब होता क्या है? अब ये तो मान लिया राज्य वाला लगा रहा है, तो राज्य अपना तो रख लेगा जो पाएगा, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन है। परिवर्तन ये है कि कुछ करों को केंद्र सरकार लगाती है। ठीक, केंद्र लगाएगी, केंद्र ही वसूलेगी। लगाना अलग है, वसूलना, इकट्ठा करना उसको अलग है। और उसके बाद क्या करेगा? उसको राज्यों को दे देगा। एक कंडीशन, राज्य केंद्र लगाएगा, केंद्र वसूलेगा और राज्यों को दे देगा। दूसरा, केंद्र लगाएगा, केंद्र वसूलेगा, केंद्र और राज्य बांट लेंगे। तीसरा, केंद्र लगाएगा, केंद्र और राज्य मिलकर वसूलेंगे और दोनों बांट लेंगे। 3 कंडीशन बनी, समझ में आया कैसे? हैं? चलिए हम बनाते हैं इसको दूसरे तरीके से। तो 3 प्रकार के कर होते हैं। ठीक, ऐसे कर लीजिए तो दिखेगा। केंद्र लगाए, ठीक, राज्य वसूले और खर्च करे। ठीक, केंद्र सरकार उसको लगा रही है, लेकिन वसूल कौन रहा है? राज्य। और खर्चा कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है। ये पहली कंडीशन बनी। ये अनुच्छेद 268 है। ये अनुच्छेद 268, यहाँ पे 269 पे आते हैं। ये 269 होगा और ये 270 होगा। 269 में है केंद्र लगाएगा और वसूले। ठीक, राज्यों को सौंप दे। 2 कंडीशन हो गई। अब अगले में केंद्र लगाए, दोनों वसूलें, दोनों बांट ले। ठीक है, तो केंद्र लगाए प्लस वसूले और केंद्र राज्य बांट ले। 41% है, 100 में 41 राज्यों को मिलता है जो टैक्स होता है। समझ में आ रहा है? ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 अनुच्छेद होते हैं, 67, 68, 69, 200। ठीक, इतना समझ में आया? अब इनके उदाहरण देख लीजिए। 3 टाइप के हो गए, इसमें 2 है, इसमें 2 है, उसमें है। तो इसमें 2 कौन कौन से हैं? पहले वाले में विनिमय पत्रों पर स्टाम्प शुल्क। पहला है विनिमय पत्रों पर स्टाम्प शुल्क। आप सिंपल भाषा में इतना जानिए, स्टाम्प शुल्क कहाँ है? केंद्र लगाएगा, ठीक है, राज्य वसूलेगा और खुद खर्च कर लेगा, स्टाम्प शुल्क गया। और दूसरा है औषधि एवं प्रसाधन पर उत्पाद कर। ठीक, इसको केंद्र लगाएगा, राज्य वसूलेगा, राज्य खर्च कर लेगा। ये 2 हो गए। इसमें 2 ही अगले में है। ठीक, इसमें क्या है? अंतर्राज्यीय व्यापार
एवं वाणिज्य, दोनों का अंतर बताए हैं व्यापार वाणिज्य का। पर कर, लेकिन ध्यान दीजिएगा, समाचार पत्र को छोड़कर। ठीक है। जो अंतर्राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य तक वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है। जब व्यापार क्या है? वस्तुओं का लेन देन, ये है व्यापार। और जब वस्तुओं का लेन देन लाभ हानि के लिए हुआ है तब उसको वाणिज्य कहते हैं। ठीक। तो एक राज्य से दूसरे राज्य तक वस्तुओं का आदान प्रदान जो हो रहा है और लेन देन लाभ हानि जो हो रही है, उस पर जो कर लगेगा उसको केंद्र लगाएगा, केंद्र वसूलेगा और राज्य को दे देगा। उस अनुपात में दोनों का अनुपात बांट के दे देगा। पहली कंडीशन समझ में आई। दूसरा, माल या सामान के अंतर्राष्ट्रीय पारेषण पर। ठीक। कुछ राज्य होते हैं वहाँ से सामान सीधे बाहर जाता है अन्य देशों में। पश्चिम बंगाल जो बंदरगाह साइड है वहाँ पे तो उनका कर बनता है ना, तो वो उनका हुआ, उनके यहाँ से लेन देन हो रहा है ना व्यापार, वो उनका कर हुआ। अंतिम वाले पाते हैं, इसमें है आयकर होता है। ठीक। जो लोगों की इनकम होती है उस पर कुछ कर लेती है सरकार। इसमें ध्यान दीजिएगा, कृषि छूट है। आप खेती से कितना भी कमाइए वो नहीं जोड़ा जाएगा। एक आयोग था, उसने कहा था कि इसको जोड़िए, लेकिन उसको माना नहीं गया। केलकर शायद थे, केलकर आयोग ने कहा था कि कृषि इनकम पर भी टैक्स लगाइए। और दूसरा है संघ सूची का उत्पाद शुल्क। केंद्र सूची में जितने विषय हैं उसके उत्पाद शुल्क पर केंद्र सरकार लगाएगा, वसूलेगा और राज्यों में बांट देगा। ये 3 प्रकार के हमारे भैया वित्तीय संबंध हैं। केंद्र और राज्य के बीच 3 प्रकार के वित्तीय संबंध हैं। ये कुछ टैक्स होते हैं और टैक्सों की लिस्ट देखेंगे तो बहुत है, उसको नहीं देखना है। ठीक। एक और होता है अधिभार। अधिभार सुने हैं? सरचार्ज सुने हैं? जैसे कोई सेवा दे रहा है, आप जैसे बिजली तो ले ही दे, हम लोग बिजली उपयोग करते हैं, तो जो बिजली उपयोग किए वो क्या हुआ? वो तो हमारा टैक्स हुआ, बिल हो गया। उसके अलावा जो मीटर लगता है या जो आदमी आता है काम करने हर महीने, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है, उसको कहते हैं सरचार्ज। समझ रहे हैं? आप देखिए तो मीटर का बिल एक्स्ट्रा पड़ता है हर महीने, जबकि मीटर हमने थोड़ी, वो तो उन्होंने अपने लिए लगवाया, लेकिन उसका सरचार्ज देना पड़ता है। तो क्या कहला? अतिरिक्त कार्य, अतिरिक्त मूल्य जो किसी सेवा के लिए दिया जाता है उसको सरचार्ज कहते हैं। ठीक। तो अनुच्छेद 271 के तहत अधिभार। ठीक। हाँ, तो आर्टिकल 271 में क्या है? केंद्र सरकार अधिभार लगा सकती है। ठीक। तो केंद्र के प्रयोजन हेतु अधिभार। ठीक। इसी को सरचार्ज कहते हो। इतना हो गया, ये हो गया। एक अनुदान होता है। अनुदान मतलब वही ग्रांट जो कहते हैं, इतनी ग्रांट किसी राज्य को विशेष पैकेज दे देते हैं, है ना। इस राज्य को इतना लाख करोड़ दिया गया। ठीक। जहाँ से केंद्र की बैठती रहती है उसको ज़्यादा मिलेगा अनुदान, जहाँ से नहीं बैठती उसको कम मिलेगा। इससे भी राज्यों पर नियंत्रण रखता है केंद्र। ठीक। तो आर्टिकल 275 के तहत राज्यों का अनुदान का वर्णन है। राज्यों को अनुदान का वर्णन, ये सब पूछे गए प्रश्न है। ठीक। आर्टिकल 292 के तहत, 292 में है केंद्र सरकार, राज्य उधार लेता है, केंद्र सरकार उधार लेती है। दोनों लोग उधार भी लेते हैं ना, इनको ज़रूरत पड़ती है। तो इसको देख लेते हैं। तो 92 में भारत सरकार
का उधार लेना, ठीक है। और 293 में है राज्य सरकार का उधार लेना। लेकिन राज्य में एक प्रश्न बना हुआ है, केंद्र की अनुमति के बिना बाहर से विदेश से ऋण नहीं ले सकते। तो विदेश से ऋण नहीं ले सकते हैं, ठीक। राज्य जो उधार लेंगे वो। अब ये सब तो राज्यों केंद्र का मामला हुआ। और विभिन्न, एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है। दो, प्रत्यक्ष हम लोगों से सीधे लिया जाता है, अप्रत्यक्ष हम लोगों से डायरेक्ट ना लेके इनडायरेक्ट लिया जाता है। तो बहुत सारे टैक्स थे, उनको इकट्ठा करके जीएसटी बना दिया गया, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक। तो इसको पढ़ लेते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पूरा नाम है हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर है, ठीक। ये हुआ। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष है, ठीक। कब आया? 101वां संविधान संशोधन 2016 में। लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2017 से। जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से। मामला समझ में आ रहा है? कैसी कर प्रणाली है? इसको क्यों लाया गया? पूरे देश में एक समान कर हो जाए, ठीक है। उद्देश्य संपूर्ण देश में एक समान कर प्रणाली हेतु, ये हो गया, एक समान कर प्रणाली हो गई, इसीलिए इसको लाया गया है। अब 246A जुड़ा, 269A जुड़ा और 279A जुड़ा, 3 अनुच्छेद जोड़े गए। 3 अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से? 246A, 269A और 279A, ये 3 अनुच्छेद इसके तहत जोड़े गए हैं। अब जीएसटी 3 प्रकार की होती है, ठीक। CGST, SGST, IGST। सी मतलब केंद्र सेंट्रल, एस मतलब स्टेट, आई मतलब अंतर्राज्यीय वाला, एक राज्य से दूसरे राज्य जो वस्तुएं जा रही हैं। तो जीएसटी कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की जीएसटी का इसमें प्रावधान किया गया है। ये कुछ होते हैं, ठीक है। ये हमारा था वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध। अब इनको निर्धारित करने के लिए कुछ आयोग गठित किए गए हैं। तो एक प्रश्न वहाँ से आता है, निम्न में कौन सा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित आयोग है, या कौन सा केंद्र राज्य संबंध को निर्धारित करने वाला आयोग नहीं है या सिफारिश नहीं की है। ऐसे करके एक प्रश्न वहाँ से बनता है। तो जितने आयोग हैं हम आपको इकट्ठा क्रमबद्ध रूप से लिख दे रहे हैं, आप उसको ध्यान दीजिएगा। तो यही कर दें, कहाँ मिटाएं ऊपर। एक आता है प्रशासनिक सुधार आयोग, और कुछ की सिफारिशें मानी गई हैं, कुछ की नहीं मानी गई। कुछ केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए आयोग हैं, कुछ राज्यों द्वारा अपने अपने लिए गठित किए गए हैं, लेकिन केंद्र में ने भी उनका कहना माना है। तो प्रशासनिक सुधार आयोग एक हुआ। पहला कौन सा है? प्रशासनिक सुधार आयोग, इसको ARC कहते हैं, ठीक है। मोरारजी देसाई के समय में गठित हुई थी, उनकी अध्यक्षता में ये। तो 66 में पहला हो गया।
दूसरा जो था राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग ये 1969 में, ये जरूरी नहीं, सन जरूरी नहीं, लेकिन राजमन्नार की खासियत क्या है, इन्होंने कहा था IAS IPS को पदों को ख़त्म कर दिया, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया न जाए। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, किसने कहा था, किसने कहा था कि ये अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए, तो कौन कहा था, राजमन्नार आयोग। ठीक है। फिर शीतलवाड़ आयोग, शीतलवाड़ नहीं, शीतलवाड़ नाम है ना आयोग। इन्होंने कहा कि राज्यों को और स्वायत्तता दीजिए, राज्यों को अधिक स्वायत्तता की बात, स्वायत्तता की बात जरूरी नहीं स्वीकार की जाए। ये लोग अपनी, जैसे आपको कहा जाए सलाह दीजिए तो आप देंगे ना, जरूरी नहीं स्वीकार हो, वही कंडीशन यहाँ बनी हुई है। आनंदपुर साहिब आयोग, आनंद, ये सब नाम है, पुर साहब आयोग। ठीक। फिर भगवान सहाय आयोग, फिर भगवान सहाय के बाद सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग, रंजीत सिंह सरकारिया पूरा नाम था। फिर पुंछी आयोग, पूरा नाम मदन मोहन पुंछी था। ठीक, लेकिन उन्हीं के नामों के आधार पर आयोग बने हुए हैं। इसमें देखेंगे तो बी शिवरमन थे, ये सबसे महत्वपूर्ण है, रमन और ASR सेन थे, 3 सदस्यीय था, ये 2 सदस्य और थे, इसमें पूछा गया है इसीलिए इसको बता रहे हैं, और सबका नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो सब नहीं पूछे गए। सरकारी आयोग शामिल हुआ, सन भी पूछता है इसका 85। ठीक। और उसके बाद पुंछी आयोग, ये 2007 था, जरूरी नहीं, सन जरूरी नहीं। और अंतिम है वित्त आयोग, ये भी निर्धारण करता है केंद्र राज्य संबंध को। तो ये आयोग हैं, अगर इनसे पूछा जाए कि भारत में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कौन से आयोग संबंधित है, तो इसमें से कोई भी नाम होगा तो वो आपका सही हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से बनता है। अगर इन सबको और डिटेल से पढ़ना होगा तो मेरे ख्याल से इनकी सिफारिशें स्वीकार नहीं हुई है, आर्य सरकारिया की स्वीकार हुई हैं, इसलिए सबको जानना जरूरी नहीं। और बहुत इच्छा होगी तो बताइएगा। इन लोगों ने राज्यपालों पे भी ये कहा है, किसी ने कहा है कि राज्यपालों को गैर राजनीतिक होना चाहिए, किसी ने कहा है कि राज्यपालों की नियुक्ति करते समय वहाँ के मुख्यमंत्री से सलाह ली जानी चाहिए। ऐसे बहुत सारे अपनी सिफारिशें दिए हैं ये लोग। ठीक है, आयोगों ने। ये हुआ हमारा वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य संबंधों को निर्धारित करने के लिए कुछ आयोगों की सिफारिशें हो गई, कौन कौन से आयोग गठित किए गए हैं, ये चीज़ें हो गई। आगे हम लोग अभी पढ़ें, देखिए तो अभी जब पढ़े थे कि कुछ गैर संवैधानिक चीज़ें भी इनमें समन्वय स्थापित करती हैं, अभी पीछे पढ़ा गया, तो वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो समन्वय स्थापित करती हैं। ठीक, तो एक एक को छोटे छोटे हैं, इनको पढ़ लिया जाए, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। तो पहला है अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक, तो ये पहला प्रश्न यहाँ से यही पूछा जाता है कि संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। पहला अनुच्छेद 263 में, कहाँ है, 263 में। तो संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, संवैधानिक हो गया। गठन कौन करेगा, अगर संवैधानिक है तो राष्ट्रपति। गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति। प्रश्न ऐसे बनते रहते हैं। ठीक, अब काम क्या है, इनका काम क्या है, तो हाँ, राज्यों के बीच, अगर 2 राज्यों के बीच विवाद हो रहा है उसको समझौता करवा दें, समन्वय स्थापित करवा दें। अब केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो रहा है तब समझौता करवा दें। 2 कंडीशन बनती है ना। तो
कि राज्य और राज्य के बीच किसी बात को लेकर, कौन से, ये वाले, नहीं तो वो संवैधानिक हो जाएगा, तो वह मुकदमा हो जाएगा। वित्तीय संबंध है, अगर संबंधित है तब ये समन्वय स्थापित कर सकते हैं। तो क्या काम है, राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद की जांच एवं सलाह, पहला। दूसरा, भारत मतलब केंद्र और राज्यों के बीच, ठीक, केंद्र एवं राज्यों के बीच सामान्य विषयों, जो सामान्य विषय होते हैं उनके बारे में अन्वेषण और विचार विमर्श हेतु, अन्वेषण और विचार विमर्श हेतु प्रश्न जो ये दोनों नहीं पूछे जाएंगे। यही क्या है, कहाँ है, संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, नियुक्ति कौन करता है, ये दोनों नहीं, ये तो हम समझने के लिए बताते हैं, ठीक है। प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जब ये विवाद हो जाएंगे तो इनके बीच सिफारिश करने का काम कौन करेगा, अंतर्राज्यीय परिषद करेगा, ठीक, केंद्र राज्य बीच। अब कैसा है, संवैधानिक संस्थान है, कैसा है, सहकारी संघवाद पे काम करता है, क्यों, क्योंकि दोनों में समन्वय स्थापित कर रहा है। तो एक और, सहकारी संघवाद पर कार्य, ठीक, केंद्र को वरीयता देता रहता है, ये हो गया। अब पहली बार स्थापना कब हुई, कब हुई, एक मोर्चा सरकार बनी थी 1990 में, पहली बार इसका गठन किया गया, ठीक। अब सदस्य कौन कौन होंगे, तो देखिएगा, अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। सदस्य कौन होंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री, अच्छा कैबिनेट मंत्री होंगे, ठीक, 6 कैबिनेट मंत्री, 6 कैबिनेट मंत्री पीएम द्वारा नियुक्त। ये जो 6 कैबिनेट मंत्री होंगे उसको कौन से होंगे, उनको कौन निर्धारित करेगा, प्रधानमंत्री बताएगा आप इस बैठक में शामिल होंगे। ये भी पूछा जाता है। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन, प्रधानमंत्री। सदस्य कौन, सभी मुख्यमंत्री, ठीक है। अब पूछे सचिवालय कहाँ है, तो नहीं है। मुख्यालय कहाँ है मतलब, तो सचिवालय तो नहीं है। अस्थायी सचिवालय अभी इसका मानना है, कहीं भी बैठक हो सकती है, कोई कमरा वमरा बुक कर ले, होटल वोटल, तो वहाँ बैठक हो सकती है। और एक साल में कितनी बैठक, कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए, ठीक। कोरम कितना होना चाहिए, 10 सदस्य, अगर इससे कम है बैठक नहीं हो पाएगी। ये अंतर्राज्यीय मतलब यहीं से किसी को भी एक बना सकते हैं, किसी एक को लेके प्रश्न बना सकते हैं, तो मेन पॉइंट ही बता रहे हैं। पहली बैठक 1990 में, और अध्यक्ष कौन था, तो बीपी सिंह का नाम सुने हो, जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था, बीपी सिंह ने किया था। तो अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित इतने प्रश्न बनते हैं। ये दोनों लाइन नहीं पूछी जाएगी, पूछ भी सकता है क्यों बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे कैसा निकाय है, इसको नहीं लिखे ना, कैसा है, संवैधानिक है, अनुच्छेद में है ना, संवैधानिक निकाय है, ठीक। काम क्या है, तो राज्यों और राज्यों के बीच किसी विवाद को लेकर समझौता करवाना, केंद्र राज्य के बीच किसी विषय को लेकर विवाद है तो समन्वय करना, अन्वेषण करना, सलाह देना, ये सारे कार्य होते हैं।
ये पूरा मामला हो गया। अब इसको तैयार करना है तो अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, अनुच्छेद 263 में दिया है। इसका मतलब ये कैसा है, संवैधानिक हो गया। गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। पहली बार कब हुआ, 1990 में मोर्चा सरकार ने किया। अध्यक्षता किसने की, प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने किया। ठीक, सदस्य कौन होते हैं, सभी मुख्यमंत्री होते हैं। और कौन होता है, तो छः कैबिनेट मंत्री होते हैं जिनको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। एक साल में 3 बैठकें कम से कम होनी चाहिए। 3 बैठकें होंगी, 2 बैठकों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा। ठीक है, और कोरम कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए इसके। ये मुख्य सचिवालय है, ये नहीं है इनका। ठीक, और सहकारी संघवाद पे काम करते हैं। ये कौन सा, अंतर्राज्यीय परिषद हो गई। ठीक, मामला समझ में आया। एक और है जो इनके संबंधों को निर्धारित करता है, वो है क्षेत्रीय परिषद। तो अगला टॉपिक है क्षेत्रीय परिषद। ठीक, तो ये कैसी है, तो सांविधिक है। मतलब संविधान में नहीं है, बाद में अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो ये कैसी हो गई, सांविधिक। तो कब, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। ठीक, किसने, अब ये सांविधिक नहीं है तो प्रधानमंत्री, कौन गठित करेगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो 56 में पीएम द्वारा 5 कितनी क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया, 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। इतना हो गया। कैसी संस्थाएं हैं, तो इनका काम क्या है, परामर्श देना, सलाह देना। ठीक, इनका काम क्या है, केंद्र राज्य के संबंधों को ठीक करने के लिए आप सलाह देना क्या क्या किया जा सकता है। इतना हो गया। 1956 में कितनी, हाँ ये प्रश्न पूछा जाता है। 1971 में एक और 6ठी क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है, तो 71 में 6ठी क्षेत्रीय परिषद का गठन, उसका नाम क्या था, पूर्वोत्तर परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। इसी के आधार पर कार्य किए जाते हैं। ठीक, इतना हो गया। हो गया इतना। अब इसका गठन कौन करेगा, तो राज्यों के बीच संबंधों को स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो सिफारिश किसने किया था, पीएम ने। गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक, कौन, क्षेत्रीय परिषद है। अब मुखिया कौन होगा इसका, अध्यक्ष कौन बनेगा, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, इसमें प्रधानमंत्री होता है। इस गठन दोनों का राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक, सिफारिश यहाँ कौन किया, प्रधानमंत्री किया पहली बार, है ना। ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। गठन दोनों का राष्ट्रपति, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष गृह मंत्री, उसमें सदस्य कौन, सीएम मुख्यमंत्री, 6 कैबिनेट मंत्री। इसमें सदस्य कौन होंगे, तो जिस क्षेत्रीय परिषद में जो राज्य आएगा, क्षेत्रीय परिषदों में राज्य गठित किए गए हैं, तो जिस क्षेत्रीय परिषद में जो राज्य आएगा उसके सीएम, उसके इसके उपाध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष कौन बनेगा, तो संबंधित राज्य के सीएम, मुख्यमंत्री। ठीक, कैसे, जैसे एक क्षेत्रीय परिषद में 7-8 राज्य हैं, तो क्रमबद्ध रूप से, ये नहीं कि हर बार एक ही व्यक्ति बनेगा, क्रमवार उसको व्यवस्थित किया जाएगा। तो उसी के अनुपात में ये लोग उपाध्यक्ष बनते रहते हैं। ठीक, तो
पिछली बार लोक सेवा आयोग द्वारा एक प्रश्न पूछा गया कि क्षेत्रीय परिषदों में क्या केंद्र शासित प्रदेश नहीं शामिल हैं? तो भैया शामिल है। अब सभी केंद्र शासित प्रदेश शामिल तो नहीं है, लेकिन और शामिल हैं। ठीक, तो क्षेत्रीय परिषदें और इनके मुख्यालय भी पूछे जाते रहते हैं, तो उनको मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। पहला है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। ठीक, पूर्वी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय अगर देखेंगे, इसके मुख्यालय होते हैं, इसका मुख्यालय है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की बात करेगा तो कहाँ? कोलकाता में। अब पूर्वी राज्य का मतलब ये मत चाहिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, उधर नहीं, यहाँ तो कौन? बंगाल आ जाइए, बिहार आ जाइए, झारखंड आ जाइए, उड़ीसा। ठीक, ये पूर्वी राज्य जो भारत के बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में है और उत्तर साइड में है, इनको जोड़िएगा तो ये आएंगे पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, वो पूर्वी राज्य। दूसरा है पूर्वोत्तर, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बाद में जुड़ी है 1971 में, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, इसका है मुख्यालय अगर देखेंगे, शिलांग जानते हैं कहाँ है? शिलांग किसकी राजधानी है? मेघालय की। अब पूरब के जितने 8 राज्य हैं सबको इसमें नोट कर लीजिए। सिक्किम से शुरू कर दीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, असम, हाँ ये सिक्किम, यही शुरू कर देते हैं, लिख दे रहे हैं हम। पहला सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। देखिए 8 हो गए। ठीक, ये कौन सी थी? पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद हो गई। अब उत्तरी क्षेत्रीय परिषद पे आ जाते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद को गुजरात के ऊपर वाले सारे नोट कर लीजिए। गुजरात और इधर उत्तराखंड के ऊपर जैसे ऐसे तिरछा हैं, सबको ऊपर नोट कर दीजिए। तो जम्मू कश्मीर शुरू कर दीजिए। ठीक, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, वहीं हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। ठीक, पंजाब, चंडीगढ़ भी इसमें होगा। ठीक, और कुछ बचा? 3 तो 5 राज्य हुए। हाँ नहीं, राजस्थान, दिल्ली, ये 5 हो गए। कौन सा था? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद ना। इसका नई दिल्ली में मुख्यालय है। मुख्यालय कहाँ है? यहीं ब्रैकेट में लिख लेंगे, नई दिल्ली में है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का। हो गया इतना। उस गुजरात के ऊपर जोड़े सब, राजस्थान बच रहा है तो राजस्थान ऐड करिए। ठीक, 3 हो गई। एक चौथी है अपनी मध्य क्षेत्रीय, मध्य क्षेत्रीय। इसका मुख्यालय बहुत पूछ रहा है और कन्फ्यूजन बहुत होता है, सब लगाते हैं वाराणसी। है कहाँ? इलाहाबाद। मध्य मतलब जो बीच के राज्य हैं, तो आ जाइए। यूपी बीच में है, एमपी बीच में है, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। ठीक, तेलंगाना भी बीच में पड़ रहा है, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि पहले नहीं था, अब आया है, तो उसको किनारे कर दीजिए। ये कौन से हो गए? मध्य क्षेत्रीय परिषद। फिर पश्चिमी पे आ जाइए। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है मुंबई कर दीजिए।
अब कौन कौन से राज्य बचे? कर्नाटक के ऊपर जोड़िए। गुजरात बचा है, गुजरात, महाराष्ट्र बचा, गोवा, यही तो बचे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। और गोवा के थोड़ा सा उत्तर देखिएगा, दादर नागर हवेली दमन दीव। तो दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, ये हो गए। कितनी हो गई? 3 2 5। और जो बचे वो सब छठे में। अंडमान निकोबार नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार शामिल नहीं है। तो कुछ केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं और कुछ नहीं शामिल हैं। ठीक, अंतिम कौन सी बनेगी? अंतिम है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। सबको मुख्यालय लिखा रहे हैं? हाँ, सबको लिखा जा रहा है ना। तो दक्षिण बचा, तो दक्षिण का चेन्नई कर दीजिए। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई कर दीजिए। अब राज्य लिख लीजिए। तो गोवा के नीचे जाएंगे तो क्या है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। फिर ऊपर आ जाइए, सीमांध्र, आंध्र नहीं, अब नहीं तो तेलंगाना उसमें शामिल हो जाएगा। सीमांध्र, तेलंगाना, यही इतना बचे। ठीक, एक और तमिलनाडु और केरल के बीच में एक और है, पांडिचेरी। ये आपकी 6 के 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। ये लास्ट में जुड़ी हैं। सबके मुख्यालय हमने बता दिया। ठीक है, अध्यक्ष बता दिए, गृह मंत्री, उपाध्यक्ष बता दिए। ठीक है, तो ये सब संबंधित था भैया केंद्र राज्य संबंध से। यहाँ पे हम लोगों का केंद्र राज्य संबंध का सब चैप्टर खत्म हुआ। और अगर गहराई से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना पर्याप्त है। इतने से हम लोगों को क्वेश्चन कोई भी परीक्षा हो वहाँ से निकल जाएगा। ठीक, शेष कल।